अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम केमिस्ट्री ग्रेड 10 न्यू कोर्स और इसके सिलसिले का जनाब लेक्चर नंबर है 4। अब ये जो लेक्चर है ये फ़र्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। फ़र्स्ट चैप्टर जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री हमारा अब तक चलता रहा है। हमने इसकी तमाम थ्योरी विद तमाम कॉन्सेप्ट्स के क्लियर की है और अब हम जा रहे हैं जनाब इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज की तरफ। शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं जनाब वो हैं हमारे पास टोटल 10 और ये सारे के सारे मैंने तरतीब दिए हैं इस लेक्चर के हवाले से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके चैप्टर में मौजूद नहीं है, सो इसके लिए डेफिनेटली आपको अपने टीचर से हेल्प लेना होगी। यही वजह है कि इस वीडियो के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े जो है वो शामिल किए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी इसी तरह होता है। आप इंटरनेट से भी रिसर्च कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भी जाके ये क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह ताला इसके जो आंसर हैं वो मिल जाएंगे। तो आंसर्स की तरफ चलते हैं जनाब। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि ये मैंने गुजारिश की है कि इसमें से जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं उनको छोड़कर पहले 8 क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद नहीं हैं आपकी चैप्टर के अंदर उस तरह से, अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखें तो। पहला सवाल है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। ये अगर आपको याद हो तो पहले चैप्टर में मैंने कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था कि जनाब ये मास और एनर्जी जो है ऐसी चीज़ होती है जो कि कंजर्व होती है और जो कि कन्वर्ट होती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, ना तो ये ख़त्म होती है ना ये रिक्रिएट होती है। ये चीज़ें मैंने क्लियर की थी अपने पहले लेक्चर में। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। देखें जो प्रिंसिपल है इसका कंजर्वेशन ऑफ मास का किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो बहुत सिंपल है। देखें ये तो वही चीज़ आगे जो मैंने बताई है। दिस मीन्स दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अब इस फ्रेज के मुताबिक ये है कि जनाब जब आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होता है वो हमेशा उसके प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर होता है। यानी कि जब वो रिएक्ट हो जाता है और प्रोडक्ट बनती है तो उसके टोटल मास के बराबर होता है और इसी वजह से इसके अंदर कोई भी आइटम ना तो लूज होता है ना गेन होता है। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ये रिएक्ट कर रही है 36 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हो रहा है देखें 24 ग्राम प्लस 36 ग्राम इक्वल टू 60 ग्राम। मीन्स ये है कि जो हाइड्रोजन यानी कि H2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और उसके ये दोनों की क्वांटिटीज़ हैं, तो ये जमा होकर प्रोडक्ट के अंदर आपकी 60 ग्राम्स बना रही हैं। ये आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये कि दोनों तरफ इनका जो मास है वो इक्वल है। सो नो मास इज ईदर लॉस्ट और गेन्ड। सिंपल हो गया जनाब। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस इन साइंटिफिक रिसर्च। अब ये एम्पिरिकल एविडेंस के बारे में भी क्लियरली आपने इस ज़ाहिर चैप्टर में नहीं पढ़ा, लिहाजा ये क्वेश्चंस भी आपको जो है ना ये सारे जो करवाए जाएंगे उसमें से ये क्वेश्चन भी आपको इंशाल्लाह ताला भी मैं करवाऊंगा। एम्पिरिकल एविडेंस यानी कि एक सबूत, एम्पिरिकल का जो एक यानी कि यूँ कह सकते हैं कि एविडेंस जिसको हम शहादत भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन और डाटा। ये इस किस्म का इंफॉर्मेशन या डाटा होता है विच इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। यानी जो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कोई भी चीज़ है उसका मुशाहिदा करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन हम तजर्बे करते हैं और एक्सपीरियंस हम अपने तजर्बे से सीखते हैं। यानी एक होता है एक्सपेरिमेंट और एक होता है एक्सपीरियंस। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक्सपेरिमेंट जो होता है ना वो कुछ ख़ास टूल्स को लेकर किसी लैब वगैरह में किसी ख़ास अपैरेटस किसी ख़ास मेथड के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है, जबकि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बाज़ औक़ात हमें जो है वो खुद ब खुद भी हो जाता है ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ का। तो एक्सपीरियंस के लिए किसी ख़ास टूल की या किसी ख़ास एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती बाज़ औक़ात। सो रादर दैन थ्रू थ्योरी और पर्सनल ओपिनियन। तो पर्सनल ओपिनियन या जो आपकी थ्योरी होती है उसकी बजाय हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो अपना एक ऑब्जर्वेशन करते हैं उसे कहते हैं एम्पिरिकल एविडेंस। इट इज़ फाउंडेशन यानी इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। ये आपका जो साइंसी नॉलेज या इल्म होता है उसकी ये फाउंडेशन या बुनियाद है। बिकॉज इट अलाउज साइंटिस्ट टू टेस्ट आइडियाज़, वेरीफाई रिजल्ट्स एंड डेवलप रिलायबल कंक्लूजन्स। क्योंकि ये साइंटिस्ट को कुछ आइडियाज़ को टेस्ट करने
उनके रिजल्ट्स को वेरीफाई करने और उस हवाले से रिलायबल कंक्लूजन यानी कि काबिल एतमाद हकाइक पर या उसके नतीजे पर पहुंचने पर ये ज़ाहिर है कि इम्पॉर्टेंट भी है और हेल्प भी करता है। तो ये है एम्पिरिकल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, वो है पीयर रिव्यू जो है उसका जो प्रोसेस होता है ये क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है साइंस के अंदर। इस हवाले से हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में पीयर रिव्यू के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि पीयर रिव्यू एक ऐसा रिव्यू होता है जिसमें बहुत से साइंटिस्ट जो एक फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ एक ख़ास फील्ड में होती है, वो उस पर रिसर्च करते हैं, तो ये पीयर रिव्यू होता है। और रिव्यू का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को बार बार रिव्यू करना या उसको बार बार टेस्ट करना। अब इसको समझ लेते हैं। पीयर रिव्यू इज़ द रिसर्च रिव्यू डन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड टू एनी रिसर्च और फाइंडिंग टू मेक श्योर दैट इट इज़ ट्रू या वट एवर, कोई भी ऑथेंटिक है या जो भी है। सो पीयर रिव्यू जो होता है साइंटिफिक फील्ड में, वो मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट होते हैं किसी एक ख़ास फील्ड से रिलेटेड, किसी ख़ास एक्सपर्टीज से रिलेटेड, वो ये टेस्ट करते हैं किसी भी एविडेंस के हवाले से कि आया ये ट्रू और ऑथेंटिक है या नहीं। Peer review involves experts in the same related field and their finding about the specific field. It is a quality control process that ensures the validity, accuracy and significance ऑफ रिसर्च बिफोर इट इज़ पब्लिश्ड। जो भी हमारे अक्सर जो आपको पता होगा साइंटिस्ट के जो रिसर्च पेपर्स होते हैं जब वो पब्लिश होते हैं तो उसके हवाले से भी उसकी जो क्वालिटी, उसकी वैलिडिटी और उसकी अथेंटिसिटी को चेक किया जाता है, इसके साथ उसकी सिग्निफिकेंस को चेक किया जाता है पीयर रिव्यू के साथ। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द फेल्जिस्टन थ्योरी एक्सप्लेन कंबस्शन। अब फेल्जिस्टन थ्योरी जो है ये कंबस्शन को कैसे एक्सप्लेन करती है। देखें, ये से पहले मैं बता चुका हूँ, फेल्जिस्टन थ्योरी का हमने पढ़ा था, कंबस्शन का भी पढ़ा था कि कोई भी जब फ्यूल या कोई चीज़ बर्न होती है उस प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं। फेल्जिस्टन थ्योरी एक्सप्लेन करती है द कंबस्शन प्रोसेस इज द रिलीज ऑफ फेल्जिस्टन सब्सटेंसेस ड्यूरिंग बर्निंग। वेरी सिंपल। फेल्जिस्टन जो थ्योरी है या फेल्जिस्टन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्सप्लेन करता है कि कंबस्शन प्रोसेस के दौरान फेल्जिस्टन जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो सब्सटेंसेस दे आर रिच, यानी कि फेल्जिस्टन सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे आर रिच इन फेल्जिस्टन बर्न, दे बर्न मोर कंप्लीटली, यानी कि ज़्यादा अच्छे तरीके से जल जाते हैं। एंड द फ्लेम इज अ विजिबल साइन ऑफ फेल्जिस्टन एस्केपिंग इनटू द एयर। और उनके शोलों के अंदर हमें फेल्जिस्टन के साइंस भी नज़र आते हैं जब वो हवा में जा रहे होते हैं, यानी उनके शोलों में हमें फेल्जिस्टन की जो एक ट्रेसेस होती हैं वो भी मिलती हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आपको याद होगा कि रदरफोर्ड ऑफ एटम आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। बहुत से बच्चों की जो किताबें थी, कुछ किताबें ज़्यादा तब्दील हुई हैं, बहरहाल रदरफोर्ड की जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बच्चों की 9th में नहीं है। सो इट्स मॉडल इज सिग्निफिकेंट क्योंकि इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लाई एट द सेंटर ऑफ एटम। एटम्स के सेंटर में न्यूक्लाइज होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये आपको पता है, और ये सारा मेरे केमिस्ट्री के जो अलग से कोर्स है उसमें भी मौजूद है, और वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। सेंटर में हमेशा किसी भी एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स, और उनके साथ न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। दे आल्सो कंटेन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन विद इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियस के जो एक सेंटर होता है उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। इसी के अलावा रदरफोर्ड की जो एटॉमिक थ्योरी थी, एटॉमिक मॉडल था, इसने प्लम पडिंग मॉडल को भी रिप्लेस किया था। सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, हाउ डज द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। बहुत आसान है कि पीरियोडिक टेबल, जैसा कि मैंने इससे पीछे लेक्चर में बताया कि डिमिट्री मेंडलीव ने जो है ना ये प्रपोज किया था 1869 में। तो ये किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो होता है ना ये एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, ये एटम्स को, ये बहुत आसान है। It organizes elements by increasing atomic number, simple.
आप अगर रोज को देखें हॉरिजॉन्टल आर्डर में तो 1 2 3 4 5 6 यानी एटम जो होते हैं ना वो इस तरह इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ वो जो है ना वो तरतीब के साथ होते हैं एंड दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर उनको ग्रुप किया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, यानी जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे कि लेट सपोज पहला ग्रुप है वो अल्कली मेटल का है, उसके अंदर अल्कली मेटल वाले सारे एटम होते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ऐसा की चीज़ें हो गई। सिंपल हो गया। उसके बाद सातवें की तरफ चलते हैं, डिफाइन साइंटिफिक पैराडाइम विद एन एग्जांपल। ये इससे पहले हमने साइंटिफिक पैराडाइम का पढ़ा है। साइंटिफिक पैराडाइम क्या होती है? इट इंक्लूड ऑल द कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरीज मेथड एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो जम्स थ्योरी भी है, इसमें और बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। ये आसान था। आठवें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट डज अ कॉन्फिडेंस लेवल इन साइंटिफिक रिसर्च इंडिकेट। कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है साइंटिफिक रिसर्च में वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स दैट अ रेंज ऑफ वैल्यूज द प्रोबेबिलिटी, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी रेंज ऑफ वैल्यूज की उसको इंडिकेट करता है। द कॉन्फिडेंस इंटरवल उसको इंडिकेट करता है फ्रॉम अ स्टडी कंटेन्स द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। अब ये जो आपकी कोई भी आप पॉपुलेशन है उसके हवाले से पैरामीटर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉपुलेशन है, जब आप उसके इंटरवल चेक कर रहे हैं और वो 95 या 90% तक जो है ना वो उसकी प्रोपोर्शन आती है, तो आप समझ सकते हैं कि जनाब ये साइंटिफिक रिसर्च मेरी बिल्कुल ठीक है। बाकी 9th और 10th के अंदर जो है ना ये चीज़ें हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी के बारे में जो स्केप्टिसिज्म है, जो आपको मैंने बताया था कि साइंटिफिक जो होते हैं ना रिसर्च के अंदर साइंटिस्ट वो शक पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को डबल चेक करते हैं। तो डबल चेक की वजह से जो है ना उसे हम स्केप्टिसिज्म कहते हैं। ठीक है। स्केप्टिसिज्म में ये होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्केप्टिक्स हो जाते हैं और वो एक चीज़ को 2 बार 3 बार चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एविडेंस है वो प्रूव हो जाता है, ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाती है। सो ये जनाब 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिए। बाकी आई एम श्योर आपको समझ आ गए। शॉर्ट क्वेश्चन थे, शॉर्ट एक लेक्चर था इस मौजू के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। आपके किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझे उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा।